जब कोई व्यक्ति किराए पर रहता है तो कई बार उसके सामने ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि वह समय पर किराया नहीं चुका पाता है। दोस्तों, आज के मामले में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताना जा रहे हैं जिस कहानी में एक व्यक्ति जब समय में अपना किराया नहीं चुका पा रहा होता है तो उसका जो मकान मालिक होता है वह मकान मालिक उसकी पत्नी को अकेला पाकर उसी के कमरे में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद फिर मामला दर्ज होता है और आगे की कहानी आप पूरी वीडियो में जानिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस क्राइम कोड। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है नोएडा के सेक्टर 12 की है। नोएडा के सेक्टर 12 में एक पति पत्नी होते हैं और वे रोते बिलखते हुए सेक्टर 21 ए के पुलिस चौकी में पहुंचते हैं और पुलिस के सामने रो रो कर गुजारिश कर रहे होते हैं कि उनके साथ बेहद बुरा हुआ है, उन लोगों की इज्जत को तार तार कर दिया गया और यह कर्म करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही मकान मालिक है जिसको उन्होंने पिता रूप में ढूंढ देखा और उसी व्यक्ति ने उसकी पत्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ की, यानी कि उसने उसकी पत्नी की इज्जत को लूट लिया। उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती रेप करा गया है और अब उसकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है। इतना सुनकर पुलिस अब उस महिला की डॉक्टरी जांच कराने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाती है और फिर उसे सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचती है सेक्टर 30 के में। सेक्टर 30 में जब उस महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तब जाकर यह सुनिश्चित होता है कि हाँ, उस महिला के साथ बुरा हुआ है, यानी कि रेप हुआ है। रेप की पुष्टि होते ही पुलिस अब उस व्यक्ति के साथ पुलिस थाने आती है और उस व्यक्ति से पूरी बात को जानकारी ले रही होती है और वह उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहां से, और तुम्हारे साथ इस घटना का जो होना है, ये घटनाक्रम है, ये कैसे कैसे हुआ है। अब यहाँ पर वह लड़का बता रहा होता है कि उसका नाम राहुल है और राहुल की उम्र करीब 34 साल है। राहुल नोएडा के सेक्टर 10 में एक प्रिंटिंग प्रेस चलती है, उस प्रिंटिंग प्रेस में पिछले 6 सालों से काम कर रहा था। पिछले 2 महीने में उस प्रिंटिंग प्रेस का अचानक से काम बंद हो गया और वह प्रिंटिंग प्रेस कर्जे में डूब गई। कर्जे में डूब जाने के बाद उसका मालिक अब उस प्रिंटिंग प्रेस को नहीं चला पा रहा होता है और राहुल से मना कर देता है कि राहुल, अब मैं आपको नौकरी नहीं दे पाऊंगा। अब राहुल 2 महीने पहले ही अपनी पत्नी मंजू को लेकर नोएडा आया था। वह अपने 2 बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ कर आया है बिहार के चंपारण जिले के एक गांव में। चंपारण जिले के एक गांव में उसका पूरा परिवार रहता है, लेकिन वहां से वह अपनी पत्नी को लेकर नोएडा आता है और नोएडा में रघुवीर सिंह यादव के मकान में एक कमरा किराए पर लेता है। दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ रघुवीर सिंह जो यादव है उनकी उम्र करीब 55 साल है और वे नोएडा अथॉरिटी के एक बड़े ठेकेदार हैं और इसी ठेकेदारी के चलते रघुवीर सिंह यादव ने बहुत सारे पैसे कमाया है और उसी पैसे के चलते उसने अच्छे अच्छे सेक्टरों में अच्छे अच्छे मकान बना रखे और उन मकानों को किराए पर उठा रखा है। वह सेक्टर 5 के बने हुए फ्लैट में रहता है। वह अब आता है अपने मकान में और पूछता है राहुल से कि राहुल, उसका इस महीने का किराया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर राहुल उससे हाथ जोड़कर कहता है कि मालिक, अभी मेरी नौकरी छूट गई है, मैं दूसरी नौकरी तलाश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी तनख्वाह मिल जाएगी मैं आपके पैसे आपके घर पहुंचा दूंगा। तो पहली बार में रघुवीर वहां से चला जाता है। फिर दोबारा रघुवीर अगले महीने आता है और फिर दोबारा राहुल के घर आके दरवाजे खटखटाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल तो होता नहीं है। यहाँ राहुल की पत्नी जो होती है, जिनका नाम मंजू है, मंजू वहां पर मिलती है। मंजू बताती है कि यहाँ पर राहुल है नहीं, राहुल काम की तलाश से गाजियाबाद गया हुआ और पिछले 2 दिनों से बाहर है। दोस्तों, इतने में जो रघुवीर सिंह यादव है वो मंजू के जो कमरा है, यानी कि राहुल का जो कमरा होता है, उस कमरे में बैठ जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो मंजू है अब उनके लिए ठंडा पानी लाती है और ठंडा पानी लाने के साथ साथ चाय बनाने के लिए बोलती हैं। तो रघुवीर बोल देता है कि हाँ, बना लो चाय, मैं चाय पीऊंगा। और दोस्तों, यहाँ इतने में मंजू अब चाय बना रही होती हैं। यहाँ रघुवीर सिंह यादव उस कुर्सी से खड़े होते हैं और उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। और दोस्तों, वो सीधा जाकर पकड़ते हैं मंजू का गला और मंजू का गला पकड़ते हुए वो उठा लाता है और उसको उसके बिस्तर पर लिटा देता है और वह कहता है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम लोगों से किराया कभी भी नहीं मांगूंगा, यानी कि तुम्हारा 2 महीने का जो किराया वो तो माफ कर दूंगा। यदि तुमने मेरा कहना माना तो मैं अब तुमसे कभी भी किराया नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम अब इसी घर में बड़े प्यार से रहना। दोस्तों, यहाँ पर मंजू उससे मना करती है कि उसके साथ ऐसा मत करो,
तो यहाँ रघुवीर सिंह यादव उसका गला दबाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने शोर मचाना शुरू किया या फिर किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी नहीं राहुल की भी जान ले लूंगा। और दोस्तों इतना कहकर मंजू चुप हो जाती, डर से कहीं उसकी जान ना चली जाए। और फिर रघुवीर सिंह यादव मंजू के साथ बुरा कृत्य करता है, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। दोस्तों उसके बाद रघुवीर सिंह यादव अपने कपड़ों को संभालते हुए ठीक ढंग से करते हुए अब उस कमरे से बाहर जा रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो मंजू है वो है उसी कमरे में रो रही होती है, बिलख रही होती है। शाम के समय जब राहुल गाजियाबाद से लौट कर आता है, वह खुशी खुशी अपने घर लौट रहा होता है। वह कह रहा होता है कि वह अपनी पत्नी मंजू को एक बहुत ज्यादा खुशखबरी देगा, कि वह बताएगा कि उसको गाजियाबाद की एक प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल गया है और उसकी तनख्वाह अब 18,000 रुपये हो गई है, यानी कि वह एक ही महीने की तनख्वाह में 3 महीने का किराया दे देगा और बड़े प्यार से शांति से अपने जीवन में गुजर बसर करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि मंजू अपने बेड पर लेटी लेटी बड़ी जोर से सिसक सिसक कर रो रही है। अब राहुल मंजू से पूछने की गुजारिश करता है, तो यहाँ पर जो मंजू है वह कुछ भी नहीं बता पा रही होती है। वह राहुल से कहती है कि मैंने यदि तुमको अपनी पूरी बात बताई तो इसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें नहीं बताऊंगी। अब दोस्तों राहुल उस बात को सुनकर बेहद चौंक जाता है और कहता है कि यदि तुमने मुझे इस बात को पूर्ण रूप से नहीं बताया तो यहां पर मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अभी इसी बिल्डिंग की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब यहाँ पर जो मंजू होती है वह धर्म संकट में फंस जाती है और वह अब कह रही होती है कि राहुल जो मकान मालिक यानी कि रघुवीर सिंह यादव है वह आज दोपहर को आया था और तुम्हें पूछ रहा था। जब मैंने उनसे मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं हो तो वह अंदर आया और अंदर आकर उसने चाय बनाने के लिए मुझसे कहा। जब मैं उसके लिए चाय बना रही थी तो उसने मेरे गले को पकड़ते हुए मुझे जबरदस्ती बेड पर लेटाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसने मुझे और तुम्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि मैंने किसी को भी ये बातें अगर बताई तो मेरे साथ और तुम्हारे साथ वो जानलेवा हमला कराकर मरवा देगा। अब दोस्तों इतनी बात सुनकर जो राहुल होता है वह भी अपना माथा पकड़ लेता है और दुखी हो रहा होता है कि यार वह तो बड़ी अच्छी खुशनुमा और एक बड़ी खुशी की बात बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और मिला है, यानी कि मेरी खुशी तो कोई मायने नहीं रखती। अब दोस्तों इतने में ही जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी मंजू से कहता है कि मंजू कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें न्याय दिलाने का कार्य मेरा है और जिसे मारना है या जिसे मरना है उसकी बात अब आगे देखी जाएगी, तो मेरे साथ खड़ी हो। और सीधा वह रिक्शा लेते हुए नोएडा के सेक्टर 21A की पुलिस चौकी में पहुंचता है और वहां जाकर दरोगा साहब से रिक्वेस्ट लगाता है, गुजारिश लगाता है कि उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा कृत्य किया है उस व्यक्ति ने। दोस्तों यहाँ पुलिस उस पत्नी को लेकर सेक्टर 30 के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचती है और वहां पर उसके मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। मेडिकल परीक्षण में उस महिला के साथ दुष्कर्म होने की जो बात है वह बिल्कुल सच्ची पाई जाती है, यानी उसके साथ बलात्कार जरूर किया गया। और दोस्तों अब यहाँ पर जब राहुल की दी गई तहरीर पे मामला दर्ज कर लिया जाता है और मामला दर्ज करने के बाद अब रघुवीर सिंह यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 2 गाड़ियां रवाना होती हैं तुरंत के तुरंत। और दोस्तों सेक्टर 5 के बने हुए फ्लैट से रघुवीर सिंह यादव को गिरफ्तार करते हुए पुलिस वहां पर ले आती है। पुलिस जब रघुवीर सिंह यादव को गिरफ्तार करके पुलिस चौकी लाती है तो यहाँ पर राहुल और राहुल की पत्नी मंजू भी बैठी होती है। तो यहाँ जो रघुवीर सिंह यादव है वह राहुल को भी धमकी दे रहा होता है कि वह तुम्हें देख लेगा, वह बहुत बड़ा आदमी और उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा कि तुम लोगों को मैं बर्बाद करूंगा। दोस्तों इतना कहकर अब जो पुलिस है वह अब रघुवीर सिंह यादव पर डांट पेलती है और उस पर चिल्लाते कहती है कि तुमने इस गरीब आदमी के साथ कोई भी बुरा कृत्य किया तो हम तेरे साथ वो बुरा हालत करेंगे, तेरी वो बुरी हालत करेंगे कि तू जीवन में भी नहीं सोच पाएगा कि तेरे साथ होगा क्या, लेकिन अभी तू तैयारी कर ले जेल जाने की। और दोस्तों पुलिस अब उसको पुलिस रिमांड पर रखते हुए डासना जेल भेज देती है और अब उसकी तारीखों वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बनता हो और वह अपने आप को भला क्यों ना समझता हो, लेकिन एक ना एक दिन उसकी यह भड़ास और उसके कच्चे चिट्ठे और कच्चे काले कारनामे सामने आ ही जाते हैं। और जब कोई पिता की उम्र वाला व्यक्ति अपने बेटों की उम्र वाली महिला या व्यक्ति के साथ बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम उसको बहुत बुरा ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों आप इस मामले में क्या रखना चाहते हैं,
क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नया संस्कृति मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।